तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबके समक्ष। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर, मैंने 10 सवाल पहले भी करा दिए थे, उसके आगे चलता हूँ। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ, मैं एक कांस्टेंट डिस्टेंस को कवर करता हूं, लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं। अब मैं समझना सवाल को, यहां से यहां तक की बात हो रही है। मैं यहां से यहां तक पैदल जाता हूं, लेकिन जब मैं वापस आता हूं तो मैं मोटरसाइकिल या किसी वाहन से आता हूं। इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि मैं दोनों ओर से पैदल ही जाता, यानी मैं इधर से भी पैदल जाता, इधर से पैदल जाता, तो मुझे 55 मिनट लगते। तदनुसार दोनों ओर से वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा? सवाल बहुत ही खूबसूरत है और उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा अगर आप चाहेंगे तो देखते हैं। भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो इधर से जाता है पैदल, उधर से आता है वाहन से, दोनों में कुल मिलाकर 37 मिनट लगे। जब वो इधर से गया, जब वो उधर से आया, दोनों तरफ अगर वो सेम स्पीड से जाता, वाहन से जाता, तो उसे लगते कितने मिनट? 37 मिनट। तो आपको बताना है कि भाई उसे अगर वो दोनों तरफ से वाहन से जाता, उसे कितना समय लगता जी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत ही आसान सवाल है, मैं समझा देता हूं। देखो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड है, वो जब भी जाता है डिस्टेंस कवर बराबर करेगा। तो इधर से तो पैदल गया, उधर से वाहन से यात्रा की, तो इस तरह 37 मिनट लगे। नहीं, वो इधर से गया, उधर से आया, तो टोटल कितना मिनट लगा? मैंने माना कि ए से दूरी जो है x किलोमीटर है ना। तो भाई भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इधर से जाने में भी x किलोमीटर तय किया, उधर से आने में भी x किलोमीटर तय किया। तो उसने आने जाने में कितने दूरी तय की? आपने कहा सर उसने आने जाने में 2x किलोमीटर दूरी तय की, जो 37 मिनट में उसने तय की। पहली बात समझ में आ रही है? जो 37 मिनट में उसने तय की, 2x यानी x किलोमीटर इधर से जाना, x किलोमीटर उधर से आना, 37 किलोमीटर की यात्रा, 37 किलोमीटर सॉरी 37 मिनट में उसने दूरी तय कर ली। अब क्या हुआ? उसने बोली यदि मैं दोनों ओर से पैदल जाता हूं, यानी वो इधर से भी पैदल जाता है, तो क्या होता है भाई? वो तो क्या हुआ, और उधर से तो मुझे 55 मिनट अधिक लगते हैं, 55 मिनट लगते हैं अगर वो इधर से जाए। अब समझना इस बात को ध्यान से कि भाई उसने बोला कि 55 में इधर से जाता हूं और 37 मुझे ये लग रहे थे। तो अगर मुझे 55 मिनट लगते हैं जाने में, तो दोनों ओर से वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगता? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वो टोटल कितना लंबा समय लगा, भाई जितना वैसे इधर लग रहा था 2x किलोमीटर, तो ये था इधर से जाने में, और 2x किलोमीटर उसे आने में लगा उधर से। अगर देखा जाए, अगर मैं 2x किलोमीटर में बात करूं इधर से टोटल आने में, तो 2x क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने माना जो पैदल गया, उधर से अगर वो यात्रा वाहन से करता तो 2x किलोमीटर से वहां पे जाने में लगता, ऐसे लगता ना। तो उसे दोनों समय, दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगता? उसने बोला जी टोटल में लगते थे मुझे 55 मिनट, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा 55 15 में से 7 गए, थोड़ा सा इसमें एक, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। इट्स 74, माफ करिएगा, ये थोड़ा सा इसमें, ये 74 है, माफ करना। दिस टर्म इज 74। तब होगा सवाल, है ना विजय? बिल्कुल। तो 74 होना चाहिए ये सवाल में, बिल्कुल। तो उसे कितना लगा भाई? इधर से जाने में लगा, उधर से आने में लगा, तो दोनों तरफ से आने जाने में समय कितना लगा, उसको ये पूछ रहा है। तो उसने देखा यहाँ पर जी, 1 मिनट रुकिए, किसको हटा देते हैं, क्लियर नहीं हो रहा है ये, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट गाइस। तो मैं थोड़ा सा, हाँ, ऐसे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। इधर से गया, उधर से, अब अगर वो दोनों तरफ से वाहन से जाता, तो 37 दूनी 74 हो गया ना। 1 मिनट रुकना, वो सही है सवाल, मैंने क्या बोल दिया जी। 2x किलोमीटर इधर से गया, 37, तो अगर वो दोनों तरफ से आने जाने की बात करे तो कितना होगा? टोटल 74 मिनट लगते हैं ना उसको। भाई देखा, 37 दूनी 74। तो अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि मुझे दोनों तरफ जाने में, अगर मैं वाहन से जाता हूं तो पैदल जाता हूं तो 55 मिनट लगते हैं, तो 55 मैंने यहां रख दिया। 55 प्लस 2x इजिकल टू 74। तो 2x इजिकल टू कितना हो गया? आपने कहा 74 माइनस का 55, कितना हुआ? 2x इजिकल टू 14 में से 5 गए 9,
और 19 मिनट। तो यानी उसे दोनों तरफ से वाहन से यात्रा करने में 19 मिनट लगते। दैट इज द राइट आंसर, 19 मिनट। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा मैंने हौच पौच ज्यादा हो गया सवाल में, एक बार फिर से समझ लो। देखो, एक डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, जिसको वो कवर करता है, मैंने माना वो दूरी x किलोमीटर है, इतने आने में वापस लगता है, तो x किलोमीटर ये है। तो आने जाने में x इधर से प्लस x इधर से, तो उसे 2x किलोमीटर चलना पड़ता है, ठीक है ना, आने जाने में। उसने बोला भाई अगर वो दोनों तरफ से पैदल यात्रा जाता है तो 2x किलोमीटर तय करता होगा। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो 2x किलोमीटर इधर से, ये कौन सा, ये है पैदल, और ये है वाहन से, दूरी तो बराबर ही रहेगी ना। तो उसे कितना लगा, 37 मिनट लगते, तो 37 दूनी 74 मैंने कर दिया। अब मुझे पता है कि पैदल जाने में 55 मिनट लग रहे थे, तो 55 प्लस 2x बराबर 74, 2x वाहन से कितना निकला, दैट इज 90। अभी समझ में आया प्रिया? अभी ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल था। अभी समझ में आया कि दोनों ओर से वाहन से, भाई दोनों ओर से वाहन से जा रहा है, दोनों तरफ इधर जा रहा है, तो हमने इसको डबल टाइम क्यों लगाया, क्योंकि हमने माना कि 37 मिनट लगते थे। एक तरफ से वाहन से जाता है, दूसरे पैदल आता है, तो ऑन एन एवरेज तो 37 ही हो गया ना। भाई खुद देखो, इधर से वाहन से गया या इधर से वाहन से आया, 37 था दोनों एवरेज। अब एक तरफ वाहन से चला, एक तरफ, टोटल तो डबल टाइम लगेगा ना। अब अगर ये वाहन से देख रहे हो इधर से जा रहा है और वापस आ रहा है, एक बार पैदल जा रहा है पैदल आ रहा है, तो 2 बार हो गया ना, तो 2 टाइम्स हो गया ना, इसलिए 37 दूनी 74 मैंने कर दिया है। इज इट क्लियर? ओके गुड। एक और सवाल। एक पुलिस वाला किसी चोर को 20 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है, तो पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? देखते हैं। ए पुलिसमैन सीज ए थीफ फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हेन द थीफ स्टार्ट्स रनिंग, the policeman runs after him. The speed of the thief is 10 kilometers per hour and the corpse is 11 centimeter. Oh, sorry, 11 kilometers per hour. What will be the distance between them after 6 minutes? सवाल बड़ा आसान है, और ये सवाल तो मैंने आपको शायद बताया भी है कि इसका आंसर बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, अगर आप चाहेंगे तो निकल जाएगा एक बार में। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, तो देखते हैं क्या मिलता है। जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। समझ लेते हैं। देखो, पुलिस वाला 200 मीटर की दूरी से देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चोर भागना शुरू कर देता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति कितनी है? आपने कहा चोर की गति 10 है, और पुलिस वाले की गति कितनी है? उसने कहा वो 11 है। अगर चोर पुलिस के पीछे भाग रहा है, पुलिस के पीछे चोर भाग रहा है, बात तो एक ही है, दोनों एक दूसरे के। तो अगर माना ये चोर की स्पीड है 11-10 और ये पुलिस वाले की है, तो पुलिस वाला उसी डायरेक्शन में भागेगा ना, उसके पीछे जिस डायरेक्शन में चोर होगा। अपोजिट तो नहीं भाग सकता ना, उसी के पीछे तो जाएगा वो। तो यानी वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। किसी पुलिस वाले ने चोर को देखा, तो चोर के अगेंस्ट थोड़ी भागेगा वो, तू उधर जा मैं इधर जा, नहीं ना, वो चोर के पीछे भागेगा, तो वो उसी दिशा में भागेगा जिस दिशा में चोर भाग रहा है। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब दोनों चीजें, दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होती हैं, तो उनके बीच सापेक्ष चाल क्या होती है? घट जाती है। तो उनके बीच की सापेक्ष चाल कितनी हुई? आपने कहा 11 माइनस का 10 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उनके बीच में 1 घंटे में 1 किलोमीटर का अंतर आना चाहिए। तो मतलब है, उसने बोला 6 मिनट बाद बता दो कितनी दूरी हो जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये तो मीटर, अब बदलना मिनट में, तो कितने मीटर होगा आप सभी जानते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सिंपल थ्योरी है, जब वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, मैं आपको बिल्कुल ओपन करके बता देता हूँ, तो भाई वो 60 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, ऐसे कर सकते हैं। तो आपसे पूछा वो 6 में कितना जाए, 1 में कितना जाएगा, आपने कहा 10,000 बटा 60, और 6 में कितना जाएगा, 6 की गुणा कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से 6, तो कितना हुआ, दैट इज 100 मीटर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 गुणा 6 गुणा 6 बटा 100, ऐसे ही है, 60 बटा 1000 भी कर सकते थे ऐसे।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा 100 मीटर। इसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि भाई 60 मिनट मिनट में वो 1000 किलोमीटर जाता है, अंतर आता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, आपने कहा 1000 बटा 60, तो 6 मिनट में कितना डिफरेंस होगा, आपने कहा 6 की गुणा कर दी, 100 मीटर का डिफरेंस रह जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो बस आपको ये ध्यान रखना है इन सवालों को करते समय कि कौन सी डायरेक्शन आपको दी है, क्या वो बोल रहा है, कैसे वो बोल रहा है, तब आपको सवाल को करना होगा। 100 मीटर, बहुत बढ़िया जवाब मिला मुझे। 100 मीटर आपने दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ी, तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलो एक और सवाल, अब आसान सवाल ले लेता हूँ, बहुत देर से आप परेशान घूम रहे हैं, आसान सवाल देता हूँ। बताओ 6 प्लस 24 प्लस 54 प्लस प्लस 2400 इज इक्वल टू व्हाट। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके समक्ष है, उम्मीद करूंगा सवाल आसानी से मिलेगा जी। सवाल आपके समक्ष, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, दीजिएगा जवाब जी। टेक योर टाइम। सवाल बहुत अच्छा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, सभी लोग करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके सामने सवाल दिया है 6 प्लस 24 प्लस 54 प्लस प्लस अप टू 2400, इन सबको जोड़ के बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। और मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी देखिए कुछ गड़बड़ होगी तो उसको हम बैठे हैं बताने के लिए, टेंशन न लिया करें। तो देखते हैं आपका सवाल का जवाब में क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जी। तो सवाल शुरू हो चुके हैं आपके सामने, उम्मीद है कि आपके जवाब जरूर मिलेंगे। अब मैं पोल कर दूं अगर आप बात कहें तो जी। और मैं समझा देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा सा नहीं आएगा, समझ लो। देखो ऐसे सवाल दिखने में तो बड़े आसान है, लेकिन करे कैसे, समझ लो कैसे कर सकते। देखो 6 24 54, मैं इसमें से 6 कॉमन निकालू अगर आप कहें तो क्या होगा, 6 प्लस 6 चौक 24, 6 नाम 54, अब तो 24 में 6 चौक 24 ऐसे होगा ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने देखा 6 कॉमन निकालूं तो ये 1 4 9 ऐसे 16 आगे वाला बचेगा। तो यानी ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का 20 का स्क्वायर होगा। और शायद आपको पता है कि किसी भी संख्या के प्रथम n संख्याओं के जो वर्ग के स्क्वायर का योग होता है वो क्या होता है। तो 6 तो फिक्स था, इसको क्या बोलते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, शायद फॉर्मूला आपको याद आ जाए जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो फॉर्मूला क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार, शायद आपने पढ़ा भी हो। इसका फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1, याद है ना। इसी को बोलते हैं अगर किसी भी संख्या के वर्गों का योग करना है, अगर आप कोई संख्या दी है उसमें 1 से लेकर n तक की संख्याएं लिखी हैं, उनके वर्गों के योग की बात अगर आपसे हो रही है तो सीधा आप 1/6 इंटू एन इंटू n+1 इंटू 2n+1 से आप उसका सम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, 1/6 तो यहाँ पर आ गया, n का मतलब कितना है 20, 1 से लेकर 20 तक टर्म है, तो इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 2 × 20 + 1, यानी 6 से 6 कट गया, 20 × 21 मल्टीप्लाई बाई 20 41। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया प्रिया, बात समझ में आ गई। अब गुणाई तो करनी है आपने, कर दो। अब देखो यहाँ पर 21 एकम 21, 20 × 21 एकम 21, 21 चौक 84 और 2 86, 0 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 16 17, 1220। राइट ऑप्शन बी। क्लियर है भाई, आ गई समझ में बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो ऐसे सवालों में अब लॉजिक से लगाने की कोशिश करें, जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तब तक, अब इसको जोड़ने बैठोगे तो 2400 कहां तक जोड़ोगे, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा सभी टर्म्स को जोड़ना, है ना। तो इसको ऐसे करना चाहिए। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इजीली हैंडल हो गया होगा सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी ऐसा मुझे लगता है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अपॉन 0.3 माइनस 0.03 का मान आपको बताना है, और हम देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलेगा। उम्मीद है आपका जवाब मिले, अच्छे से मिले, विदाउट एनी डिले।
इसको तो कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि इसको तो शायद आप निपटा ही दोगे। हाँ ओके प्रिया, मुझे बता दीजिएगा कौन सा समझ में नहीं आया, देन वी विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर बोल दो आप, मैं ले लूंगा उसको। तो यहाँ पर देखो सवाल समझने की कोशिश करो, सवाल बड़ा आसान है, इसको एक बार में ही समझ सकते थे। देखते हैं कैसे हुआ सवाल। 0.03 का होल स्क्वायर लिखा। आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही कर दिया, इसको लिख दिया 0.03 माइनस का 0.01 इंटू 0.03 प्लस 0.01 अपॉन 0.03 माइनस का 0.01। इसको काट दें तो क्या बचा, 3 और 1 4, 0.0। दैट इज द राइट आंसर। आसान सवाल था, इसको तो चुटकियों में कर दिया आपने, इतना आराम चुटकियों में हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, प्रणाम पूजा। क्या बात है, खूबसूरती से जवाब आपने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं आई, बहुत ही इजी सवाल था। अब इसको नीचे देखो, यहाँ पर ए माइनस बी लिखा, तो ए माइनस बी यहाँ पर भी लिख दो, तो आप सीधा इनको घट जोड़ भी सकते थे, ए प्लस बी, इन दोनों संख्याओं को ऐड ही करना। एक और सवाल, 6 to the power minus 2 by 3 मल्टी 64 to the power minus 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का होल स्क्वायर का मान बताओ। 64 की पावर माइनस का 2/3 गुणा 1/4 की घात 2 का मान आपको बताना है। देखो ये लिखिए पावर, क्योंकि ये 4 है तो उसको मैं 4 में बदल लेता हूँ, 4 16 चौके 64 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब की पावर माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का होल। ऐसे करते कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक रहेगा, 4 का स्क्वायर कर दिया हमने। आप सभी जानते हैं जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, 3 से 3 तो क्या बचा, 4 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 टू दी पावर, ये तो हुआ। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने कहा नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है भैया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये पावर माइनस की है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, अगर पावर माइनस की है तो नीचे आकर क्या हो जाएगी, आपने कहा प्लस की हो जाएगी, तो उसको लिख दें 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 का स्क्वायर, तो ये होना चाहिए 1/4 की पावर 4। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है सब, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। यस, एनी इशू। ये या तो एक, नहीं 1/4 है ना, 4 4 16 दो दो पावर है ना, तो उसको ऐसे नहीं काट सकते, इट्स ऑलवेज 1/4 का स्क्वायर लिखा था ना यहाँ पर, इसलिए नहीं कर सकते इसको। हाँ, या तो यहाँ डिवाइड होता, ये सिंबल थोड़ा सा बदल गया है, अगर इसको डिवाइड कर दें, इस सिंबल को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऐसे, तो 1/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं इट विल गिव यू 1, अदरवाइज ये गिरेगा 1/4 की पावर 4 नहीं 256, 4 चौक 16 चौका 64 चौके 256, ये 256 आना चाहिए फिर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यस के नो, बात समझ में आ गई, एनी इशू एनी प्रॉब्लम, ये हो तो मुझे बता दो भैया, एक बार समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं सवाल को और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल का मान देख लेते हैं। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए, सब लोग तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की बात और आपसे करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताओ। दो संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है।
सवाल बड़ा आसान है, करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको इजीली मेंटेन कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप पर डिपेंडेंसी, आप इसको कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग 22, यानी दो संख्याएं होंगी ए और बी, उन दोनों को जोड़ते हो तो 22 है, उनके वर्गों को, इसका मतलब क्या, अगर उनके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करते हो तो वो कितना है 404, ये तो मतलब है। उसने पूछा है कि उनके गुणनफल बताओ, तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो a प्लस बी कितना 22, तो 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका वैल्यू भी आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 404 है, तो मैं लिख दूं इधर 22 का होल स्क्वायर बराबर 404 प्लस का 2ab। अब 22 का स्क्वायर निकालो, 40 आंसर मिल रहा है। देखो 22 का स्क्वायर निकालो तो कितना हो जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा, 2ab इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर को मैंने कैसे बताया, शॉर्ट ट्रिक से भी दी तो उसको सीधा याद कर लो। ठीक है, मैंने बताया था ऐसे भी कर सकते हो, माइनस का 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, ये 20 हो गया, ये हो गया 44, 24, 24 दूनी 48 है ना, 484। या तो आप सीधा याद कर लो 484, या फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है वीडियोस में, उसमें देख लो। तो 484 में से 404 आपने घटा दिए, तो कितना बचा, ए बी इज इक्वल टू 80 बाई 2 दैट इज 40। तो जो ए बी है वो कितना है, दैट इज 40। तो ए बी का मान कितना होगा, 40 होगा, इट इज विल बी 40। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, 40 कैसे है ये भी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से। सर यही तो, क्यों प्रिय, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर 22 का स्क्वायर तो 484 आपको याद भी होता है, शॉर्ट में मैंने आपको ऐसा बताया हुआ है कि 22 है, 22 को जीरो के पास लाओ तो क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो ये 20 बन जाएगा, उतना इसमें जोड़ दो तो ये 24 बन जाएगा, इन दोनों की गुणा कर, 2 दूनी 4, इस जीरो से कोई मतलब नहीं, 24 दूनी 48, तो 484 स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको किसी भी संख्या पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या बात समझ में आ गई। फैक्टर तो करे ही नहीं, कहीं हमने फैक्टर कहाँ किए हैं, हमने तो कोई फैक्टर किया ही नहीं है इसमें, हमने तो सिंपल इसको घटाया है, फैक्टर कहाँ करने की जरूरत पड़ी है, नो नीड टू डू फैक्टर। एक और सवाल, 8/125 की पावर 4/3 को हल करो। सवाल आपके सामने है और देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। जी, 8/125 की पावर 4/3 का सरलीकृत मान बताओ क्या। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या है, 8/125, तो मैंने क्या काम करा, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, इसकी पावर कितनी है, आपने कहा 4/, इसको लिख सकते हैं 2/5 का क्यूब की पावर 4/3, मल्टीप्लाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2/5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3, 3 से 3 कट गया, तो 2/5 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और 5 की पावर 4 कितनी होती है 625, राइट ऑप्शन दी। देखो सवाल बड़े आसान है, बस आपको थोड़ा सा करना इनको आना चाहिए, तो सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको उनको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यू विल गेट द आंसर इजीली, नो इशू नो प्रॉब्लम, और आप आसानी से इन समस्याओं से, सवालों से जूझ करके नहीं जूझेंगे, आप इनको आसानी से सॉल्व भी कर देंगे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल फिर आपके समक्ष रख लेते हैं, अगर आपको समझ में आया तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपके लिए। लेट्स सी, 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। 15:19 का अनुपात है, उसको प्रदर्शित करने वाली कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं से आप कौन सी संख्या घटाएं कि अनुपात 3 और 4 हो जाए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो भाई यहाँ पर तो कंडीशन आपकी बनेगी, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, कौन सी संख्या घटाओगे इसमें से 3 और 4 का हो जाए।
आसान बड़ा सवाल है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते थे, या तो आप ऑप्शन से कर लेते, भाई 15 19 है, अगर 15 में से आप 9 कम करते हो तो ये क्या बनेगा, आपने कहा 6, और 15 में से 9 19 में से 9 कम कर दो कितना बनेगा 10, तो 6 और 10 को अनुपात में बदलोगे तो कितना हो सकता है 3:5, वो कह रहा 3 4 हो जाए, इससे तो नहीं बनेगा। आपने 6 कम किया तो 15 में से 6 गए 9, और 19 में से 6 गए 13, 13 वैसे नहीं कटता, ये भी खत्म हो गया। 5 कम करें तो 15 में से 5 गया 10, और 19 में से 5 गया 14, तो ये भी नहीं बनेगा, ये 5 और 7 का बन जाएगा। आपने 3 कम कर दिया, 15 19 से 3 कम करें तो कितना आएगा 12, 3 कम कर दो तो कितना आएगा 16, तो 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से 16, तो संख्या तो ऐसे आ जाएगी। हेलो जॉय, इज इट क्लियर? अदरवाइज अगर आप ऑप्शन से ना करें तो आप उसमें सिंपल मान के भी कर सकते हैं कि 15/19 है, इसमें से मान लिया x कम किया जाए दोनों में से, तो क्या बन जाएगा 3/4 हो जाएगा, वैसे कर लो। तो 15 चौके 60x माइनस का 4x इज इक्वल टू 57x माइनस का 3, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा, अब इसको उधर भेजें तो 4x माइनस का 3x बराबर 60 माइनस का 57, तो x बराबर, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये तो आसानी से निकल गया। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाई सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, अब एक और सवाल की तरफ देखते हैं और जानते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जवाब। थोड़ा सा मेरा ज्यादा, 1 मिनट रुकिएगा। 8 मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं ब्लाइंड हो गया। अभी ठीक है, नाउ इट्स फाइन। ओके, चलो तो आगे देखते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। यदि P रेशो Q इज इक्वल टू आर एस है, इज इक्वल टू टी यू है, बराबर 2:3 है, तो MP प्लस NR प्लस OT रेशो MP प्लस NS प्लस OU का मान बताओ। तो आपके सामने लिखा हुआ P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S इज इक्वल टू T रेशो U इज इक्वल टू 2:3। तो आपको बताना है MP प्लस NR प्लस OT। नहीं, सबके कमेंट सारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, ऐसी बात नहीं है। कमेंट में से काफी क्या रहे हैं, ऊपर जाके देखेंगे तो आपने रेड जोन कमेंट बहुत सारे बच्चों के। पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस इज इक्वल टू टी रेशो यू है, तो आपको एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, एक मिनट रुकना, इसमें तो पी क्यू है, आर एस है, टी यू है, तो आपको पूछा एम पी एन आर ओ टी। ओके, एक मिनट रुकिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है, एक मिनट रुकना, तो थोड़ा सा मुझे एक बार निहारना पड़ेगा, मे बी पॉसिबल इसमें कुछ एक रेशो मिस है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक मिनट, हाँ वही मैं देख रहा हूँ, कुछ शायद गड़बड़ी लग रही है मुझे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसको मैं बाद में देखता हूँ, इसमें कुछ शायद हो सकता है कुछ रॉन्ग है, इसको आगे देख लेते हैं। किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है, कुल कितनी भुजाएं होंगी? बहुत सिंपल सवाल है और मैंने बहुत बार ये पॉलीगन आपको पढ़ाए हैं। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन a regular polygon whose interior and exterior angles are in the ratio 2:1? How many sides are there in a regular polygon? ये regular means रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना? ठीक है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। किसी समभुज बहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 हो, कुल कितनी भुजाएं होंगी? तो देखते हैं जवाब क्या है, 3 5 6 या 12। तो सी ऑप्शन यह बताया जा रहा है मुझे सबसे ज्यादा 6,
तो देख लेते हैं। देखो समबाहुभुज के पहले बात समझो, पॉलीगन होता क्या है। देखो रेगुलर पॉलीगन में यानी समबाहुभुज में सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण बराबर होते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है ना। इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। आंतरिक प्लस बाह्य बराबर 180। तो उसने क्या बोला है 2:1 है, तो दोनों अगर कोणों को जोड़ा जाए तो कितना हुआ, आपने कहा 180। तो तीन कोण किसके बराबर है, उसने बोला है कि भाई 180/3 कर दूं तो 61 अनुपात का वैल्यू 60 आया। तो ये जो अंदर वाला कोण है वो 120 डिग्री का, और जो बाहर वाला कोण है वो 60 डिग्री का, ठीक है ना। अंदर वाला कोण कितने का 120 डिग्री का, बाहर वाला 60 डिग्री का। अब यहाँ दो तरीके समझिएगा, जितने भी पॉलीगन आप पढ़ते हैं, जितने भी पॉलीगन आप पढ़ते हैं, कितने भी पॉलीगन, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो हेप्टागन हो, चाहे वो नोनागन हो, चाहे डेकागन हो, इनमें से कुछ भी हो, हर किसी के एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है और सारे कोण बराबर होते हैं। तो 360 में एक कोण 60 का 60 का डिवाइड कर दें तो आपने कहा 6, तो उसमें 6 भुजाएं होंगी। तो एक्सटर्नल एंगल जो भी आया उसको बस 360 में उसका डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ एजेस मिल जाएंगी। अगर आप इंटरनल से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। ये तो टोटल योग हो गया, और उसमें n का डिवाइड कर दो तो आपको एक कोण का मान मिल जाएगा। तो देखो n कितना है पता नहीं है, n-2 तो पता ही नहीं है, इनटू 180 ऐसे ही रहा। कोण कितना था 120 डिग्री का था इंटरनल, तो इंटरनल आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 180n माइनस का 360 इजिकल टू 120n, इसको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, इधर कर देता हूं। आपने कहा 60n इजिकल टू 360, तो n इजिकल टू 360 अपॉन 60 बराबर 6। तो यहां से भी 6 आएगा। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आप चाहे इंटरनल से निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, एक्सटर्नल निकालना बड़ा आसान है। आप सिंपल जो वैल्यूज हैं बस उसमें जो 360 में उस एक कोण का डिवाइड कर देंगे तो भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, एक और सवाल। 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसके भीतर बनाए जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको दोबारा बताएं। और इसके बाद बता दो, याद दिलवाना मुझे, ठीक है ना। इसके बाद फिर से करा दूंगा, टेंशन ना रखें आप। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। जी, उम्मीद है जवाब अच्छे मिलेंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी सवालों में। तो यहां पर चलो मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान सवाल है। पहले इसको इसके रेखा चित्र खींच देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, और आप आसानी से सवाल को समझ लें। ओके, चलो देख लेते हैं क्या जवाब मिलता है आपका। सब लोग बैठे हैं सन्नाटे में, देखते हैं क्या वैल्यू है। चलो समझ लेते हैं। देखो उसने बोला 28 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है, कोई बात नहीं, ये इसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है ऐसे, विजिबल होगा ये आपको व्रत, है ना। मुझे बताओ इस व्रत का व्यास कितना हुआ, अगर मैं यहां से यहां तक मेजर करूं तो व्रत का व्यास कितना है, इस भुजा के बराबर तो है 20 तो है इसका व्यास। डायमीटर तो इसका व्यास 28 हो गया ना, तो उसका जब उसने बोला उसकी भुजा 28 है तो उसका जो डायमीटर वो भी तो 28 हो गया। इधर से मापो इधर से मापो, तो रेडियस कितनी हो गई, आपने कहा 28/2, तो 14 सेंटीमीटर की तरफ जो आ गई, 14 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। जब इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर आई है तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपने कहा वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, तो 22/7 गुणा 14 मल्टीप्लाई 14, 7×2 = 14, तो 22 गुणा 28 बराबर 600। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, आसान था, इजीली हो गया। तो ऐसे ऐसे सवालों को आप जरूर कर लें क्योंकि आपको प्रॉब्लम है।
आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओके। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? देख लेते हैं। अब एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया आपका, इसकी जो परिधि थी, परिधि में क्या होती है 4 × 2 पाई r, वो 4 पाई थी। एक दूसरा वृत्त बाद में बनाएंगे। हमने क्या किया, इसकी परिधि कितनी होगी, जो 2 पाई r2 थी वो 8 पाई कर दी। अब देखो अगर मैं पाई का निकालूं तो कितना हो जाएगा, r रेडियस कितनी आ गई इसकी, आपने कहा 4 पाई/2 पाई, तो रेडियस कितनी होगी, आपने कहा 2। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, आपने कहा r2 = 8 पाई/2 पाई, दैट इज 4। तो सवाल क्या है, किसी की त्रिज्या 2 से 4 कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखते हैं। आपने कहा कि सर अगर इसका रेडियस निकालें तो πr² होता है ना, तो इसका निकाले तो πr1², तो कितना हो जाएगा, π × 2 × 4, तो 4 पाई इसका एरिया। इसका देखिए भाई, पाई का वैल्यू पाई, आर का मतलब 2 का स्क्वायर, इसका निकाला तो कितना हो जाएगा, आपने कहा π × r², यानी 4×4 = 16, ठीक है, 16 पाई, तो 16 पाई हो गया। तो कितना गुना हो गया, आपने कहा 16 पाई हो गया, जो पहला वाला 4 पाई था, तो 4×4 = 16, 4 गुना, दैट इज ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। सी इज द राइट आंसर, नॉट बी, इट्स सी। करेक्ट आंसर सी है भाई। तो गलती ना करें, गलती से भी सही करते चले, सवालों में अपनी हाँ परिवर्तन होता जाएगा। एक और सवाल आपके सामने देखते हैं क्या आएगा। आसान था। एक और चलो बताओ। ए बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। चरागाह में क्या होता है, हाँ पैस्चर, पैस्चर में जहां भैंसे और गायें भेड़ चलती हैं, ठीक है ना। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 1175 रुपए हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना। ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, तीनों ने चरागाह किराए पे लिया। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराया, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, और जो 3 महीने तक 15 बैल चराया। तो चरागाह का किराया जो था वो 1175 रुपए था, तो सी को कितने पैसे देने पड़े, ये सवाल है। देखते हैं जवाब क्या मिलेगा आपकी तरफ से। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और हमें उम्मीद है कि आप इसका जवाब आसानी से देंगे अपने। तो इनमें से कितने देने पड़ेंगे, चलो मैं बता देता हूँ इसको। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, समझो। अगर हम बात करते हैं ए बी और सी, भाई जिस तरह से हमने उसमें अपने बैल और गाय चराई हैं उसी हिसाब से उनका पैसा बटेगा। भाई उसका किराया तीनों लोगों ने मिलकर लिया, भाई जब तू जितना यूज करेगा तो उसका पैसा दे देना भैया, तुम जितना यूज करोगे मैं उसका दे दूंगा। तो अगर ए ने क्या काम किया, ए ने उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराए, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 7 × 10 कर दूं, तो कुल जो उसने खर्चा किया घास का 7 बैलों पर, 7 महीने तक 10 बैल चराए। बी ने कितने करे, उसने बोला 5 महीने तक 12 बैल चराए, और उसने सी ने कितने करे, 3 महीने तक 15 बैल चराए। तो टोटल कितना हुआ, आपने कहा कि 70 इसका हो गया, 60 इसका हो गया, और 45 इसका हो गया। इस तरह से उन्होंने बैलों पर काम किया, इतने इतने हिसाब से उनका यूनिट बना, इसी को रेशो में कन्वर्ट कर लिया। हमने देखा कितना हुआ, ये हुआ 5 से काटे तो 5, 14×5 = 70, 12×5 = 60, और 9×5 = 45। तो ये 14, 12 और 9 अनुपात में उन्होंने उसको यूज किया, उस चरागाह को, उस पेस्टर को उन्होंने 14, 12 और 9 के अनुपात में यूज किया, तो उनका पैसा भी इसी तरह से बटेगा। तो उसने बोला 1175 रुपए टोटल खर्च हुए, भाई 1175 रुपए तो टोटल खर्च हुए, सी का हिस्सा कितना है इसमें से, 9, 9 बटा टोटल कितना था हिस्सा, 35, 35 तो आएगा ये, 10, 10, 20, 28, 26, 35, 35 से उसको काट दें, आपने काट दो, तो ये हो गया आपका 5। हाँ जी,
और 9 पंचे 45, तो 45 रुपए देने पड़ेंगे। अब समझ में आया सबको? तो सवाल भी बहुत इजी है, सवाल बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया आपसे, इसलिए आपको लगा कि सवाल बहुत टफ है ना? तो सवाल तो बहुत इजी है, बस उसको घुमा के थोड़ा सा पूछा गया, इस वजह से आपको लगा भाई ये जो सवाल है थोड़ा सा टफ है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आपने उम्मीद पर खरे उतरे और सवाल को अच्छे से चूज किया, दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से आप सवाल को बढ़ाते रहें आगे और करते रहें, और आपको मिलते रहेंगे जवाब आसानी के साथ। इज क्लियर? आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न आपके सामने था, जवाब चाहेंगे, क्या मिलेगा? अभी समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका आंसर दे दो। संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का पहला वाला मूल्य कितना था? 20 पैसे। क्या बात! अब देखो सवाल समझना इस बात का, एक आदमी संतरे लाता था पहले। सवाल का बेसिक मीनिंग क्या है? एक आदमी कुछ संतरे पहले खरीदता, जितने भी लाता होगा पता नहीं कितने लाता था, 10 रुपए में, है ना? 10 रुपए में पहले वो कुछ संतरे लाता था, पता नहीं कितने लाता था, ये नहीं पता है, नहीं रेट पता है। लेकिन इस रेट में जैसे ही 20% की गिरावट हुई, तो क्या हुआ? उसने इन्हीं 10 रुपए में 5 संतरे ज्यादा ले लिए। तो मतलब क्या हुआ कि भाई 20% का वैल्यू 5 के बराबर हो गया। भाई 20% रेट गिरा तो 5 संतरे ज्यादा मिल गए, यही तो मतलब है। जैसे 20% प्राइस कम हुआ तो 5 संतरे ज्यादा मिल गए। इसका मतलब क्या है? अगर मैं टोटल संतरों की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आपने कहा कि टोटल संतरे 100% होंगे, तो कितना हो जाएगा? आपने कहा 5 × 100/20, तो कुल आदमी मिलाकर के 25 संतरे खरीदा। उसने अभी 25 संतरे खरीदे। अगर वो पूछता है अभी का प्राइस कितना है, अगर वो बोले कि अभी करंट प्राइस कितना है, तो क्या हो जाएगा? भाई टोटल मिलाकर के 10 रुपए उसने पेड किए, 10 में 25 संतरे खरीद लिए, तो इसमें पैसे में बदल दिया मैंने इसके, 25 चौका 100, तो 40 पैसे एक संतरे का करंट मूल्य है। अगर वो बोले पहले का मूल्य कितना था, तो कितना होगा? भाई वो अब ला रहा है 25, पहले तो 5 कम लाता होगा ना, तो कितना होंगे? 25 - 5, पहले वो 20 लाता होगा, तो अब कितने का संतरा हो गया? आपने का 10 रुपए में कितने लाता होगा पहले? 10 × 100, पैसे में बदल रहा हूं मैं इसको, 20, 20×5 100, तो 50 पैसे का, तो पहले वो 50 पैसे का संतरा लाता था। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अभी 20 पैसे का कैसे ले लेगा? पहले जो लेता था संतरा वो 50 पैसे का था, लेकिन अभी जब 20% प्राइस कम हुआ तो वो संतरा जो है 40 पैसे का लेता। इज इट क्लियर? समझ में आया है कि नहीं आया? एक बार मुझे बता दो, कंफर्म कर दो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि इस आपको कंफर्म हो चुका है, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो बहुत ही इजी सवाल हैं इस तरह के सवाल, अगर आप चाहेंगे तो मैंने इस सबको पढ़ाया हुआ है चैनल पर, आप सभी लोग इनको एक बार देखें तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सफलता हासिल होगी, ऐसा मेरा मानना और विश्वास है जी। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? किसी को भी डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल की तरफ पूछ करते हैं। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत बढ़िया। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले हैं, वह उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? दो बच्चे हैं, एक बच्चा जितने भी मतलब ये है कि एक बच्चा एक फिक्स है कि इतने नंबर पर पास होते हैं, एक बच्चा अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। नहीं, जो अंक थे उनके 20% अंक जिन्होंने प्राप्त किए तो वो 5 नंबर से फेल हो गए, यानी 5 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाते हैं। दूसरा छात्र की अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला, वो उनको 30% अंक मिलते हैं, लेकिन वो जो पासिंग मार्क्स थे उनसे 20 अंक ज्यादा ले आए,
तो दोनों में उत्तीर्ण होने के लिए क्या जरूरी था ये आपको बता। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तो उत्तीर्ण अंकों की बात हो रही है। तो देखो मोटी सी बात है, सवाल को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। समय लगेगा थोड़ा सा, मैं समझा देता हूँ डिटेल में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। देखो अगर हमने माना वो पूर्णांक x है, फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि जो पूर्णांक थे बच्चे की वो x है, तो मैंने यहाँ x मान लिया, है ना। तो भाई उसने बोला x पूर्णांक है, तो उसने बोला x का 20%, तो भाई x का मैं 20% निकाल दूं अगर आप कहें तो। भाई x का 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें 5 नंबर और जोड़ दो तो पास हो जाता ना। भाई अगर वो x का 20% लाया पूर्णांक का, तो उसमें 5 नंबर और जोड़ दो तो पास ना हो जाता। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करते हैं, उसको मिला वो x के 30% नंबर लाया, अगर उसमें से मैं 20 नंबर कम कर दूं तो वो पासिंग मार्क्स लाता कि नहीं लाता, बस यही सवाल, और कुछ भी नहीं है। 30/100 लिख दिया सीधा मैंने। तो क्या करें, ये हो गया x/20, एक मिनट रुकिएगा, x गुणा 20/100 प्लस 5 इज इक्वल टू x गुणा 30/100 माइनस का, सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे काट दिया, 0 से 0 करके 20×5 100, तो क्या हुआ x/5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x/10 माइनस का 20, इसको इधर ले इसको उधर भेज दिया, तो क्या बना x माइनस का 5 माइनस का 3x/10 इज इक्वल टू माइनस का 20 और माइनस का, एलसीएम ले लिया इसका, इधर ले लेता हूँ, एलसीएम कितना लिया 10, तो क्या हुआ 5 दूनी 10, 2x माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 25, तो उधर भेज दिया, तो माइनस का x बराबर माइनस का 25 गुणा 10, माइनस माइनस प्लस x बराबर 250, तो 250 वो पूर्णांक है, ठीक है ना। तो सिंपल देखो, एक बच्चा था परीक्षा में, उसको जितने नंबर थे उन नंबर का वो 20% लाया, जो पूर्णांक थे अधिकतम जो अंक थे उनका वो 20% लाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5 नंबर से फेल हो गया। तो मतलब क्या है, अगर मैं उसको 5 नंबर और मिल जाता तो पास नहीं हो जाता। मैंने कहा एक दूसरा बच्चा जो अधिकतम अंकों का 30% लाया है, तो उसको जो नंबर थे पासिंग मार्क्स उससे 20 नंबर ज्यादा मिले, तो अगर मैं 20 नंबर उसमें से घटा दूं तो वो पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, तो ये भी पासिंग मार्क्स वाला ये भी पासिंग मार्क्स वाला, दोनों को बराबर रख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता लग गया कि भाई आपको जो नंबर मिले 250 आया, अब उत्तरार्ध का 20% निकाल दो, तो 250 क्या है, उसका 250 क्या है, टोटल मार्क्स हैं, जब 250 कुल मार्क्स हैं तो पासिंग मार्क्स कितने, ये वाले, तो 250 का 20% प्लस 5 पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, 25 दूनी 50 और 5 55, 55 जो है पासिंग, और 55 कितने का 250 का, भाई 55 परसेंटेज निकालना है, तो 55 आपने निकाला 55/250 मल्टीप्लाई बाई, सवाल आपके सामने, दैट इज 22%। क्लियर है, किसको समझ नहीं है मुझे एक बार बता दें, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, और ये आपको समझ में भी आना चाहिए, बड़ा सवाल है तो आपको समझ में जरूर आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। फिर भी अगर सवाल नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा कल का सेशन होगा उसमें सवाल को मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, देन आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। ओके, तो अब चलते हैं, दुआओं में याद रखना, और अच्छा लगा वो सेशन तो लाइक शेयर जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।